तो चलिए शुरुआत करते हैं किल इट पार्ट 3 की। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि सोइन ने युनजुन को करीमov से बचा लिया होता है। लेकिन उसी बीच करीमov बिल्डिंग के पाइप से बंधी हुई एक रोप देखता है और उसके सहारे बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है। सोयन भी उसके पीछे जा रहा होता है, लेकिन युनजुन उसकी तरफ गन पॉइंट करते हुए पूछ रही होती है कि तुम कौन हो, तुम मुझे अपना फेस दिखाओ अगर तुम मिसजज नहीं होना चाहते हो। सोयन कुछ भी नहीं कहता और वो भी भाग के बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है रोप के थ्रू। करीमov गलियों में भाग रहा होता है क्योंकि सोयन उसका पीछा कर रहा होता है। तभी करीमov को वहां पर एक कार मिलती है जिसमें की कीज लगी होती है। फिर वो कार को स्टार्ट करता है और वहां से जा रहा होता है, लेकिन सोयन तब भी वहां पर पहुंच जाता है और वो कार के डोर पर लटका हुआ होता है। करीमov सोयन से बोल रहा होता है कि मैं 2 साल से वेट कर रहा था इस मूवमेंट का। तुरंत ही सोयन कार के अंदर पहुंच जाता है और वो करीमov से फाइट कर रहा होता है। अचानक से करीमov कार का डोर ओपन करता है और वहां से कूद जाता है। फिर सोयन को दिखाई देता है कि कार की ओर कई सारे बच्चे आ रहे होते हैं, तो फिर वो ड्राइवर की सीट पर जाता है और जानबूझकर कार को दूसरी डायरेक्शन में मोड़ लेता है जहाँ पर कि एक दुकान होती है। वो कार जाके उस दुकान की वॉल में टकरा जाती है। इसके बाद सोयन चुपचाप कार से बाहर निकलता है और वहां से चला जाता है। यूजिन अपने कलीग के साथ पुलिस स्टेशन में होती है। फिर वहां पर उनके चीफ आते हैं और उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे होते हैं। इसके बाद चीफ यूजिन से पूछ रहे होते हैं कि जिसने संघो ऑफिसर को नॉकआउट किया था वो आदमी कौन था, क्या वो टनल गैंग का मेंबर था या फिर माफिया का। यूजिन बता रही होती है कि हमें पता नहीं चला है, जब हम पता लगा लेंगे तब मैं आपको बता दूंगी। इसके बाद चीफ वहां से चले जाते हैं। फिर वहां पर पहुंच जाता है यिंगसोंग एक पेन ड्राइव लेकर। उस ड्राइव में आसपास की सीसीटीवी फुटेज होती है। वीडियो देखने के बाद इंजन बोल रही होती है कि इस आदमी ने बच्चों को बचाने के लिए अपनी कार वॉल में क्रैश कर दी। शायद ये माफिया का मेंबर नहीं है और मुझे तो ये भी लगता है कि ये टनल गैंग का भी मेंबर नहीं है। सोहन अपने घर पे पहुंच गया होता है। फिर वो वहां पर फिलिप को कॉल कर रहा होता है, लेकिन उसका कॉल पिक नहीं कर रहा होता क्योंकि उस टाइम पर फिलिप अपने घर में गेम खेल रहा होता है। गेम एंड होने के बाद फिलिप के दूसरे फ़ोन पे एक आदमी को कॉल आता है और वो उससे पूछ रहा होता है कि तुम्हारा फ्रेंड कहाँ पर है जो हमारे बॉस को मारकर भाग गया। फिलिप घबरा जाता है और बोल रहा होता है कि मैं उसका फ्रेंड नहीं हूँ, क्या तुम्हें याद नहीं है कि मैंने तुम्हें उसकी लोकेशन के बारे में बताया था पहले, लेकिन अभी मुझे वाकई में नहीं पता कि वो कहाँ पर रहता है। फिर वो आदमी कॉल कर देता है और तुरंत ही उसके पास सोहिन का कॉल आ जाता है। सोहिन फिलिप से करीमov के स्मगलिंग रूट का पता लगा रहा होता है। फिलिप कह रहा होता है मुझे नहीं पता, तो फिर सोहिन बोलता है कि तुम्हें पता लगाना होगा और ये कह के वो कॉल कट कर देता है। कुछ ही देर बाद फिलिप के घर पे माफिया के 2 आदमी पहुंच जाते हैं। पहले तो वो उसे पीटते हैं, फिर वो उसे अपने बॉस करीमov से बात कराते हैं। इधर सोहन अपने क्लिनिक में बैठा होता है। फिर वो विंडो के बाहर देखता है, वहां पर मिंजी अपने डॉग के साथ आई होती है और वो हंस रही होती है उसे देखकर। मिंजी अंदर जाती है तो फिर सोहन उसकी तरफ घुर कर देख रहा होता है। मिंजी पूछने लग जाती है क्या मैंने कुछ गलत कर दिया है। सोहन बोल रहा होता है कि जो लड़की 4th फ्लोर पर रह रही है तुम उसे निकाल दो यहाँ से, जो भी पेनल्टी फीस लगेगी मैं देने को तैयार हूँ। मिंजी पूछ रही होती है क्या कुछ हो गया है तुम दोनों के बीच में, तुम उसे बाहर निकालना चाहते हो। सोहन कह रहा होता है कि कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन मैं अनकंफर्टेबल फील करता हूँ। मिंजी मुस्कुराकर बोल रही होती है कि अगर तुम अनकंफर्टेबल फील करते हो क्यों ना तुम भी उसे रेंट पर ले लो, इसमें हम दोनों का फ़ायदा हो जाएगा। फिर सोहन मिंजी को ऊपर जाने के लिए बोलता है और वो वहाँ से चली जाती है। यूनियन पुलिस स्टेशन में होती है और वो बार बार उसी आदमी के बारे में सोच रही होती है जिसने उसकी हेल्प की होती है टेरिस पर, यानी कि सोहन के बारे में। फिर उसके फ़ोन में एक रिमाइंडर का नोटिफिकेशन आता है, नंबर 88 हैप्पी बर्थडे। यूनियन के फादर असेंबलीमैन सियो वोन से मिल रहे होते हैं और उन्हें थैंक यू बोल रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने उनका बिल पास कर दिया होता है बायोटेक्नोलॉजी की फर्म के लिए। उनके साथ में एक और पर्सन होते हैं जिनका नाम होता है डॉक्टर यंगुन। डॉक्टर यंगुन काफ़ी टाइम से युनजिन के फादर के कलीग होते हैं। तभी असेंबली मैन युनजिन के फादर से बोल रहे होते हैं क्या आपको यू डायन का जो केस है वो सस्पिशियस नहीं लगता है। अगर जोंग शिक ड्रग एडिक्ट है तो फिर उसे हैकिंग के लिए नहीं जाना चाहिए। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि पुलिस ने जिस कल्प्रिट को पकड़ा है वो रियल कल्प्रिट नहीं है। ये सुनते ही युनजिन के फादर सीरियस हो जाते हैं। फिर वो असेंबली मैन से बोल रहे होते हैं कि आप कंट्री को सर्व करते हैं, आप पुलिस की स्टेटमेंट के बजाय लोगों के फैलाए हुए झूठे रूमर्स पर बिलीव कर रहे हैं। इधर रात को युनजिन सोन के क्लिनिक पर जाती है एक केक लेकर और वो उसे बता रही होती है कि हमें जोंगशिक की बेटी मिल गई है। फिर वो दोनों साथ में बैठ जाते हैं। युनजिन केक ओपन करते हुए सोन को बता रही होती है कि ये एक बर्थडे केक है, आज मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड का बर्थडे है। सोन बोल रहा होता है कि तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। युनजिन बता रही होती है कि हम काफ़ी टाइम से नहीं मिले, इस वजह से हमारा कोई भी टच नहीं है, मैं बस यही विश करती हूँ कि वो जहाँ पर भी हो सेफ हो। इसके बाद वो केक कट करते हैं और खा रहे होते हैं। फिर युनजिन पूछ रही होती है सोइन से क्या तुम्हारा कोई फ्रेंड नहीं जिसके बारे में तुम सोच सको। कुछ देर तक सोचने के बाद सोइन हाँ बोलता है और कह रहा होता है कि मेरा फ्रेंड था जो कि बहुत ही अच्छे प्लेन्स बनाता था। युनजिन कह रही होती है कि तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और वैसे मैं भी बचपन में काफ़ी अच्छे प्लेन्स बनाती थी। अचानक से बारिश स्टार्ट हो जाती है। उसे देखने के बाद युनजिन बोल रही होती है कि उस दिन ही बारिश हुई थी जिस दिन मैं आखिरी बार अपने फ्रेंड से मिली थी। ये सुनने के बाद सोइन युनजिन की तरफ देखने लग जाता है। कुछ ही देर में युनजिन वहाँ से चली जाती है और सोइन अपने सीक्रेट रूम में होता है। वहाँ पर वो ड्रॉर में से एक पेपर प्लेन निकालता है जिसपे कि एक बटरफ्लाई बनी हुई होती है। जब वो प्लेन को पूरी तरीके से ओपन करता है उसमें लिखा हुआ होता है नंबर 88 हैप्पी बर्थडे ली योंगुन।
युनजन अपने रूम में होती है और वो याद कर रही होती है कि जिस दिन आखिरी बार अपने फ्रेंड से मिलने के लिए जा रही होती है उस दिन काफ़ी तेज बारिश हो रही होती है, लेकिन उसकी माँ उसे नहीं मिलने देती उस फ्रेंड से। दूसरी ओर सोहन भी एक ड्रीम के बारे में सोच रहा होता है जिसमें वो एक रोड पर भाग रहा होता है और उसका एक कार बहुत तेज़ी से पीछा कर रही होती है। आखिर में वो कार उसे टक्कर मारती है और वहीं रोड पर गिर जाता है। फिर उस कार में से एक आदमी बाहर निकलता है। अगली सुबह सोहन अपने क्लिनिक में जानवरों को देखभाल कर रहा होता है। फिर वहाँ पर मिंजी पहुँच जाती है और उसे पूछ रही होती है, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? सोहन बोल रहा होता है कि अगर तुम यही बात करना चाहती हो तो फिर तुम वापस चली जाओ। मिंजी बोल रही होती है कि तुम हमेशा मुझे वापस जाने के लिए बोलते हो, एक दिन मैं सच में यहाँ से चली जाऊंगी। वैसा ही मैंने यूजुन को देखा, उसके फेस पर चोट लगी थी। सोहन कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। फिर मिंजी बोल रही होती है कि तुम्हें जानवरों के बजाय लोगों पर ध्यान देना चाहिए। तभी सोहन मिंजी की ओर देखकर उससे बोल रहा होता है कि तुम ये सारी बकवास इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम्हें भूख लगी है ना। ये कहकर वो मिंजी को बाहर ले जा रहा होता है खाना खिलाने के लिए। रोड पर पहुंचते वो देखते हैं कि वहां पर जोंगशिक की वाइफ होती है, वो कहीं जा रही होती है लेकिन वो रोड पर गिर पड़ती है। फिर वो उसके पास जाता है उसकी हेल्प करने के लिए। तो फिर जोंगशिक की वाइफ बोल रही होती है कि मेरी बेटी हॉस्पिटल में एडमिट है लेकिन मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही हूँ। मिंजी सोहन से बोल रही होती है कि तुम उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाओ, हम किसी और दिन कुछ खा लेंगे। सोहन उसकी बात मान जाता है और जोंगशिक की वाइफ को हॉस्पिटल लेकर जाता है। वहाँ पर युनजुन भी मौजूद होती है। युनजुन की वाइफ अपनी बेटी को देखकर रोने लग जाती है और पूछ रही होती है कि ये किसने किया है इसके साथ। युनजुन बता रही होती है कि आपकी बेटी ह्यूमन ट्रैफिकर्स के साथ थी, वो लगातार इसे ड्रग्स दे रहे थे, इसी वजह से उसकी ऐसी हालत हो गई है। योंगशिक की वाइफ वहीं पर रोने लग जाती है। सोन और युनजिन हॉस्पिटल के बाहर चले जाते हैं। फिर युनजिन बोल रही होती है कि कभी कभार मैं भी अपनी माँ को मिस करती हूँ, भले मैं उन्हें पसंद नहीं करती। क्या तुम उन्हें मिस करते हो? फिर सोन बोलता है, हाँ कभी कभार। युनजिन मुस्कुराने लग जाती है और बोल रही होती है, मुझे लगा था कि तुम हमेशा ही चुप रहते हो, तुम भी कुछ बोल सकते हो, आज मुझे पता चला। सोन युनजिन की तरफ देखने लग जाता है और बोल रहा होता है कि तुम्हें चोट लगी है तो फिर तुम्हें इलाज कराना चाहिए। युनजिन मना करती है और कह रही होती है कि मुझे दर्द नहीं हो रहा। फिर सोन उसकी तरफ देखकर बोल रहा होता है कि भले ही दर्द नहीं हो रहा लेकिन यहाँ पर स्कार रह जाएगा। ये कहकर वो चला जाता है और उसके जाने के बाद युनजिन मुस्कुरा रही होती है। युनजिन के फादर अपने ऑफिस में होते हैं तो फिर वहाँ पर उनका इंटरव्यू चल रहा होता है। इंटरव्यू युनजिन के फादर से 2000 में हुए केस के बारे में पूछ रही होती है, लेकिन वो उस केस के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताते हैं। इधर मिंजी सोन को कॉल करके अपने घर पे बुलाती है। फिर वो उसे फोर्थ फ्लोर की सिटी फुटेज दिखाती है क्योंकि वहाँ पर युनजिन की मॉम आई हुई होती है। इंटरव्यू खत्म होने के बाद युनजिन के फादर से मिलने के लिए डॉक्टर यंगहुन आते हैं। फिर वो डॉक्टर से बोल रहे होते हैं कि अगर वाकई में यंगवू उसका आदमी नहीं है तो वो यंग की ज़रूर एविडेंस लेकर आएगा। आज से काफ़ी साल पहले जो युनजिन के फादर थे वो यंगवू के साथ एक लेबोरेटरी में काम करते थे। जिस चीज़ पे वो काम कर रहे होते हैं यंगवू काम करने से मना कर देता है। युनजिन के फादर यंगवू को समझाने के लिए जाते हैं लेकिन वो नहीं मानता और वो बोल रहा होता है, क्या तुम्हें पता भी है कि डॉक्टर यंगहुन क्या कर रहा है उन बच्चों के साथ? अगर मुझे कंपनी और बच्चों की लाइफ में से चूज़ करना है तो फिर मैं बच्चों की लाइफ ही चूज़ करूँगा। फिर वो वहाँ पर कुछ फाइल्स रखता है, अपना बैग लेकर चला जाता है अपने घर पे। घर पे पहुंचने के बाद वो देखता है कि वहाँ पर उसकी वाइफ और बच्चे की डेड बॉडी पड़ी हुई होती है। अचानक से वहाँ पर एक आदमी आता है और वो यनवो को पीछे से एक रॉड से मार के बेहोश कर देता है। और फिर जब यनवो को होश आता है तो फिर वो देखता है कि उसके घर के चारों ओर आग लगी हुई होती है, लेकिन किसी तरीके से वो बचने में कामयाब हो जाता है। फिर वो एक फ़ोन बूथ के पास जाता है और वहाँ पर वो युनजुन के फादर यानी कि जेवान को कॉल करता है। यनवो रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि वो उसकी हेल्प करें। फिर युनजुन के फादर उसे अपने कॉटेज बुलाते हैं। इसके बाद वो कॉल करते हैं, उनके साथ में एक आदमी बैठा होता है। वो उसका कॉल पकड़ते हैं, बोल रहे होते हैं कि इस बार तुम्हें अपना काम खत्म करना होगा। अब प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं। डॉक्टर यंगन युनजुन के फादर से बोल रहे होते हैं कि अगर युनवो जिंदा भी होगा तो फिर उसे सारे लोग मर्डर समझेंगे जिसने कि अपने वाइफ और अपने बच्चे को मार दिया है। मान लो अगर वो रिवेंज ले रहा है तो फिर पिछले 19 साल से वो क्या कर रहा था? युनजुन के फादर कह रहे होते हैं कि शायद वो प्रिपरेशन कर रहा होगा। युनजुन के फादर कह रहे होते हैं कि शायद वो प्रिपरेशन कर रहा होगा। फिर वो उनके सामने कुछ फोटोज रख देते हैं। डॉक्टर यंगुन फोटो देख रहे होते हैं और युनजुन के फादर बता रहे होते हैं कि ये ली सांगबिल की फोटो है जिसने कि युनवो पे इल्ज़ाम लगाया था आर्सन का। दूसरी फोटो है किम जोंग कू की जो कि आर्सोनिस्ट था। और लास्ट फोटो है युनवो के सीनियर यानी कि जो इंसिडेंट के विटनेस थे, यू डाहेन। क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि ये सारी चीज़ें कोइंसिडेंस हैं? सोन अपने क्लिनिक में होता है। फिर वहाँ पर युनजुन की मॉम पहुँच जाती है। वो उसके सामने कुछ पैसे रखती है, बोल रही होती है कि तुम्हें मेरी बेटी पे नज़र रखनी होगी, तुम्हें बताना होगा कि वो कहाँ पर जाती है, किससे मिलती है, और मैं तुम्हें और भी ज़्यादा पैसे दूंगी। लेकिन सोइन पैसे लेने से मना कर देता है। फिर युनजुन की मॉम पूछ रही होती है, क्या हम पहले कभी मिले हैं? सोइन ना कहता है। इसके बाद युनजुन की मॉम वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद मिंजी वहाँ पर पहुँचती है और सोइन से बोल रही होती है, क्या तुम पागल हो गए, तुम्हें वो पैसे ले लेने चाहिए थे। सोइन कुछ भी नहीं कहता है। फिलिप को अपने घर पे माफिया के लोगों ने बांध कर रखा होता है, चेयर पर उसे बुरी तरीके से पीट रहे होते हैं। वो सारे मिलकर सोहिन का पता पूछने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन वो मना कर रहा होता है। उनमें से एक आदमी कुल्हाड़ी निकालकर उसका हाथ काटने जा रहा होता है। तभी फिलिप उन्हें उसका पता बता देता है। इधर यूनजिन अपने घर पे पहुंचती है तो फिर वो देखती है कि वहाँ पर जितना भी सामान होता है वो सारा चेंज हो गया होता है। फिर उसके पास उसकी मॉम का कॉल आता है और वो उससे बात कर रही होती है, साथ ही में उससे सोहिन के बारे में बात करती है।
फिर वो भाग कर सोहन को क्लिनिक में जाती है, उससे पूछ होती है क्या मेरी मॉम यहाँ पर आई थी। सोहन कुछ भी नहीं कहता और मेडिकेट लेकर आता है। फिर वो उसकी चोट पर कॉटन से मेडिसिन लगा रहा होता है। यूंजन उसे रोकती है और बोल रही होती है क्या तुम कुछ ज़्यादा ही रफ तरीके से नहीं कर रहे हो ये सब, क्या मैंने कोई गलती की है। सोहन बोलता है कि हाँ तुमने एक गलती की है। सोहन बोलता है कि हाँ तुमने एक गलती की है। यूंजन कह रही होती है कि मेरी मॉम तुमसे मिली होगी, उन्होंने कहा होगा मुझ पर नज़र रखने के लिए मुझसे कौन कौन मिलने आता है और मैं कहाँ पर जाती हूँ। मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। सोहन पूछ रहा होता है कि तुम किस बात के लिए माफ़ी मांगना चाहती हो। यूंजन उसकी तरफ देखती है और बोलती है कि किसी भी चीज़ के लिए। तुमने मुझसे बोला कि मैंने एक चीज़ गलत की है। अचानक से सोहन विंडो के बाहर देखता है और वहाँ पर करीमोव खड़ा हुआ होता है। यूंजन भी पीछे मुड़कर देखने जा रही होती है, लेकिन सोहन उसे रोकता है और कहता है कि मैंने अभी बैंडेज नहीं लगाया है। फिर वो बैंडेज लगाता है और बाहर देख रहा होता है। करीमोव उसको देखकर मुस्कुराने लग जाता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन एक होटल में एक आदमी रेडी हो रहा होता है और उसके साथ में होती है यूंजन के फादर की सेक्रेटरी। रेडी होने के बाद वो बोट पर जाता है एक समुद्र में श्रद्धांजलि देने के लिए, और वो आदमी होता है यनवू। इधर मिंजी बाहर एक गेम खेल रही होती है शॉप पर। फिर वहां पर यूंजन पहुंच जाती है और वो भी साथ में गेम खेलने लग जाती है। गेम खेलते दौरान यूंजन मिंजी का स्कार देख लेती है और पूछ रही होती है कि तुम्हें ये स्कार कैसे लगा। मिंजी बता रही होती है कि जब मैं 7 साल की थी तो फिर मैं प्लेग्राउंड में गिर गई थी, तभी मुझे लगी चोट। ये बताकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर यूंजन भी अपनी कार में बैठती है और वहाँ से चली जाती है। उसका पीछा कर रहा होता है सोहन अपनी बाइक से। कुछ देर बाद मिंजी अपने स्कूल के प्लेग्राउंड में बैठी हुई होती है, तभी वहाँ पर करीमोव आता है और उसकी ओर देख रहा होता है। यूनियन पुलिस स्टेशन तक पहुंच गई होती है और सोहन भी वहां पर पहुंच गया होता है अपनी बाइक के साथ। अंदर पहुंचने के बाद उसकी कार के सामने एक आदमी आ जाता है। फिर वो कार से बाहर निकलते उससे माफ़ी मांग रही होती है। वो आदमी यूनियन से बोल रहा होता है कि हमारी किस्मत में लिखा था शायद दोबारा मिलना, और आज हम मिल गए। ये कहकर वो चला जाता है। सोहन अपना फ़ोन चेक करता है और उसमें एक फ़ोटो सेंड हुई होती है और फोटो होती है मिंजी की। सोहन अपनी बाइक स्टार्ट करता है और वो जल्दी से स्कूल पहुंचता है। वहाँ पर प्ले ग्राउंड में वो मिंजी को ढूंढ रहा होता है। जब वो उसे नहीं मिल रही होती फिर उसे कॉल करता है, तभी वहाँ पर मिंजी पहुँच जाती है। फिर वो मिंजी को अपने साथ घर लेकर जाता है और वहाँ पर पहुँचने के बाद वो मिंजी को एक विसल देता है और बता रहा होता है कि जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो फिर तुम इसे ब्लो करना, और आज के लिए तुम इस घर से बाहर नहीं निकलोगी। ये कहकर वो अपने क्लिनिक में चला जाता है। क्लिनिक में पहुंचकर वो कुछ सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहा होता है और जो करीमा होता है वो बाहर खड़ा होकर उसे देख रहा होता है। तभी सोहन को विसल की आवाज़ सुनाई देती है, तो फिर वो भागकर मिंजी के रूम में जाता है और वो देखता है कि मिंजी वहाँ पर सोफे पर लेटी हुई होती है, वो भी उल्टा, और उससे बोल रही होती है कि प्लीज़ तुम मेरी हेल्प करो उठने में। लेकिन वो उसकी हेल्प नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद उसे दोबारा विसल सुनाई देती है और वो भागकर दोबारा मिंजी से मिलने के लिए जाता है उसके घर पे। वहाँ पर पहुँचने के बाद मिंजी बोल रही होती है क्या तुम नूडल्स खाओगे, मैंने तुम्हारे ही बनाए हैं। सोहन गुस्से में कह रहा होता है मैं जानता हूँ कि तुम नहीं समझ पाओगे, लेकिन तुम्हें इस टाइम पर बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना और साथ ही में कोऑपरेट करना होगा। ये कहकर वो चला जाता है। उसके जाने के कुछ मिनट बाद मिंजी के घर में करीमो पहुंच जाता है। उसे देखते ही मिंजी अपने रूम में जाते हुए विसल बजाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन करीमो उसे विसल नहीं बजाने देता और उसे पीटना स्टार्ट कर देता है। उसी वक्त वहां पर सोहन पहुंच जाता है और वो करीमो को मिंजी से दूर करता है और वो उससे कह रहा होता है कि तुम मेरे लोगों से दूर रहो। करीमो उससे पूछ रहा होता है ये कौन है, क्या ये तुम्हारी फैमिली है। इसके बाद दोनों फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। इसी बीच मिंजी को मिन्यू की डेथ के बारे में कुछ याद आ रहा होता है। फाइट करते दौरान सोह्यून करीमोव की नेक पर एक जीपीएस लगा देता है। किसी तरीके से करीमोव वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। फिर सोहन मिंजी के पास जाता है उसे शांत कराने के लिए। मिंजी को याद आ रहा होता है कि जिस दिन मिन्यू की डेथ हुई होती है उस टाइम पर वो काफ़ी डरी हुई होती है, और उस टाइम पर उसके सामने एक आदमी आता है मास्क लगाकर, जिसने कि उसे शांत कराया होता है। इसके बाद सोहन मिंजी को हॉस्पिटल लेकर जाता है क्योंकि उसके हाथ में फ्रैक्चर आ गया होता है। उसे होश आने के बाद सोहन उससे बोल रहा होता है कि तुम्हें यहीं पर रेस्ट करना चाहिए। फिर वो अपने मोबाइल पे उसी जीपीएस लोकेटर की लोकेशन चेक करता है। रात को अपनी बाइक निकालता है और उसी लोकेशन की ओर जा रहा होता है। इधर यूंजिन अपनी टीम के साथ गैंग बॉस के साथ जा रही होती है एक जगह पर जहाँ पर करीमोव रह रहा होता है। सोहन एक पोर्ट पर पहुंच जाता है। फिर वो वहाँ पर एक शिप में जाता है और वहाँ पर लोगों को मार रहा होता है एक एक करके। इधर यूंजिन अपनी टीम के साथ बताई हुई लोकेशन पर जाती है और वहाँ पर उन्हें कई सारे कंटेनर मिलते हैं, लेकिन वो कंटेनर खाली होता है। फिर वो वापस जा रहे होते हैं, तभी यूनियन को आवाज़ सुनाई देती है। जब वो दूसरा कंटेनर चेक करते हैं तो फिर उसमें कई सारी लड़कियां होती हैं। जिस शिप पर सोहन आदमियों को मार रहा होता है उस शिप पर फिलिप भी बना हुआ होता है बाहर। सोहन काफ़ी गुस्से में होता है। वो अपनी गन निकालकर करीमोव के पास पहुंच जाता है। करीमोव कह रहा होता है कि प्लीज़ तुम शांत हो जाओ, और वो भी अपनी गन निकालता है। तभी सोहन उसके हाथ पे शूट कर देता है। सोहन अपना मास्क उतारता है और गुस्से में कह रहा होता है कि तुम उस लड़की को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए थी। करीमोव बोल रहा होता है कि चलो एक डील करते हैं, मैं तुम्हें तुम्हारे पास्ट के बारे में बताऊंगा। क्या तुम जानना नहीं चाहते हो कि तुम पैवल के पास कैसे पहुंचे। तभी दोबारा सोह्यून करीमोव के पैर पर गोली मार देता है। करीमोव बोल रहा होता है कि प्लीज़ तुम मुझे मत मारो, मैं तुम्हें बता सकता हूँ उस आदमी का नाम और वो कहाँ पर रहता है, सारी चीज़ें। लेकिन सोहन कुछ भी नहीं सुनता और वो करीमोव को मार देता है। तो दोस्तों यहीं ख़त्म होता है ये पार्ट।